संघवाद। नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक है पॉलिटिकल की लोकतांत्रिक राजनीति है। तो इसमें अपना आ रहा है दूसरा पार्ट संघवाद कक्षा 10 का। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट होती है। ठीक, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघवाद। परिचय। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। अध्याय के आखिर में भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। बता रहा है डिटेल कि भाई अपन ये पढ़ेंगे और ये सीखेंगे। ठीक है, संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। 1993 में इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अब भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। श्रीलंका के नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। किसके नेता? श्रीलंका के तमिल। बताइए निम्न में से कौन श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था चाहते थे? तमिल, सिंहली, तमिल। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है ना। यहाँ से थे अपन। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकार होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था ठीक उलट है। एकात्म व्यवस्था में शासन एक ही स्तर होता है ना, और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। एकात्मक में इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता कौन होती है?
केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकार होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्म व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, केंद्रीय सरकार। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। संघीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। इससे पहले ये क्या आया भाई, ये आया है हालांकि दुनिया के 193 देशों में से 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? मोटेलर और किंगस्टन एंड बुक ऑफ फेडरल कंट्री 2002, इंग्लिश यूनिवर्सिटी प्रेस 2002। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। हरियाणा को तो 25 देशों में ही है। संघीय राजनीतिक व्यवस्था कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद में मैक्सिको, फिर दक्षिण अफ्रीका में है ना, दक्षिण अफ्रीका पूरा में नहीं है, ब्राज़ील में है और अर्जेंटीना में है। ब्राज़ील में है, अर्जेंटीना में। वो ये पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में किस में संघीय व्यवस्था है? वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। मैक्सिको प्रशांत महासागर, माइक्रोनेशिया। फिर रूस में है संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था रूस में है। फिर बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में, पाकिस्तान, भारत है ना। फिर नाइजीरिया, इथियोपिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका का ये इतने हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। ठीक है। जब जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, बोस्निया और हर्ज़ोगोविना। बताइए निम्नलिखित में किसमें संघीय शासन व्यवस्था है या नहीं है? या देख रूस में है, ऑस्ट्रिया में है और वो तो देगा फ्रांस। बताइए फ्रांस में कौन सी व्यवस्था है? या फिर निम्न में किस में संघीय व्यवस्था नहीं है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस में नहीं है भाई। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान और कामोरोस, इथियोपिया, नाइजीरिया, बोस्निया और हर्ज़ोगोविना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया,
स्पेन। संघीय राजनीतिक व्यवस्था। ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं देती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है, इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है ना, जैसे कि केंद्रीय, राज्यीय, प्रांतीय, वो वाला ही सिस्टम है। जैसे कि तहसील, जिला, राज्य। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। कौन बताइए? संघीय व्यवस्था में शक्ति किसके पास निहित होती है? संघीय सरकार के पास, प्रांतीय सरकार के पास, या फिर संविधान है, गारंटी दे रहा है भाई। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान की विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है ना। यहाँ से दोबारा देखेंगे। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। संघवाद क्या है? ये पाठ चल रहा है अपना, कौन सा? संघवाद चल रहा है। डिटेल ये है, पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है? एक बार पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें, है ना। ये पढ़ चुके हैं अपन। 1993 में हुए बदलाव और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही।
इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अब भी एकात्म शासन व्यवस्था है। किस प्रकार की है? एकात्मक, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, और बहुसंख्यक कौन थे? सिंहल। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकार होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्म व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें केंद्रीय सरकार, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास इतनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। किसकी? संघीय व्यवस्था की। इससे पहले ये इनमें संघीय व्यवस्था है भाई। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? बताइए, ब्राज़ील में कौन सी व्यवस्था है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और भारत, पाकिस्तान, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, नाइजीरिया, इथियोपिया, है ना, संयुक्त अरब अमीरात और कोमोरोस, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है। ये कुछ विशेषताएं हैं ना संघीय सरकार की। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। एक तो ये है। अगला है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की या अधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, एक तो ये और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे।
आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपसी भरोसा। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। इस तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वर्ग से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वर्ग से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। किसकी बात कर रहा है? अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ आकर संघ बनाने के संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वर्ग से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। प्रांत। अब वो पूछ सकता है, ये बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन मजबूत है, संघीय सरकार या प्रांतीय सरकार? इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वरसक यानी केंद्र के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत और बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में भारत, बेल्जियम और स्पेन इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वरक्ष केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी। कुछ नेपाली नागरिक। खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इसे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। ये गलत लग रहा है भाई, है ना। ये पूछ रहा है ना किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है, तो ये राम गणेश वाली लग सकती है कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था।
अब है भारत में संघीय व्यवस्था, कुछ रहा थोड़ी है। भारत में संघीय व्यवस्था ना, नहीं। बात बोले भेद खोले। अधिकार क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अधिकार क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अधिकार क्षेत्र क्या है? संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से शानदार। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अब पढ़ते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था। ठीक, भारतीय संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। ठीक है ना, संघ शब्द नहीं आया। बताइए भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। 2 स्तरीय, पहली है संघ सरकार, यहाँ हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, बताइए यह किस सूची में आएगा? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। केंद्रीय क्वेश्चन देगा वो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सूची का विषय है या नहीं है? तो देख, प्रतिरक्षा है ना, विदेशी मामले है, बैंकिंग है, संचार है और मुद्रा यानी कि मेन जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है ना। ये तो संघ सूची हो गई। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा।
ठीक है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के पेशे हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर है पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है ना, पुलिस है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, जब ये राज्य सूची के विषय हैं, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। शिक्षा, ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए शिक्षा किस सूची में है। संघीय, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर समवर्ती, समवर्ती। वन भी समवर्ती में है, मजदूर संघ भी समवर्ती में है, विवाह है ना, विवाह राज्य में मत कर देना, विवाह समवर्ती में ही है, गोद लेना समवर्ती, और उत्तराधिकार जैसे विषय है जो केंद्र के साथ साथ राज्यों की साझी दिलचस्पी में है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, मजदूर संघ है ना, और विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय है। इनसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई विवाह और गोद लेना किस सूची के विषय है, राज्य सूची, यहाँ पर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है भाई। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, शिक्षा है, वन है ना, शिक्षा, वन, मजदूर संघ है, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में है। दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। सबको साथ लेकर साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। कौन कौन से, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 371 के तहत सम्मिलित है या नहीं है। जब असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है ना, वो 7 सिस्टर हैं, उनमें से है ये मिजोरम। 371 उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, ठीक है ना। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। मतलब भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके
हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार क्षेत्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों में राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है ना। अकेले संसद ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की जरूरत होती है? 1/3, 2/3, 1/10, 2/3, 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों को विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। केंद्र और राज्य सरकारों की सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना, यानी कि बंटवारा वैसे बहुत तगड़ा मिलता है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, ठीक है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। किसी अधिकार क्षेत्र का बंटवारा करना है तो संसद कर सकती है? नहीं। इसके लिए पहले 2/3 बहुमत की मंजूरी होनी चाहिए और इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं आधे राज्यों की विधानसभाओं से वो पास होना चाहिए भाई। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। आकाशवाणी में एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुनें। सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटें। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपसे या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। सुनो रेडियो। अनुच्छेद 371 के तहत कौन कौन से राज्य हैं? असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। कितने बहुमत की जरूरत होती है? 2/3 और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी। अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? क्या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे?
क्या ये कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? बात बोले भेद खोले। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। पोखरण। पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती, तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती, तो क्या वह केंद्र सरकार की परमाणु परीक्षण करने से रोक नहीं भाई, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ना, वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। विदेश नीति या फिर रक्षा नीति। रक्षा नीति देश की राज्य सरकारों के अधीन नहीं आती, पुलिस आती है। मान लें सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार की पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? अनुमति लेना जरूरी है। हाँ, अनुमति लेना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि शिक्षा है जो समवर्ती सूचिका है। लेकिन जब अगर दोनों में विवाद हो जाएगा ना, राज्य में और केंद्र में, तो फिर केंद्र की बात चलेगी। मान लें नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिससे सभी मुख्यमंत्री हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। रक्षा नीति। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें, जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। भाषाई राज्य। सन 1947 का भारत। सन 1947 का भारत। पाकिस्तान अपना ही हिस्सा था। ठीक। अफगानिस्तान पश्चिम पाकिस्तान, और पश्चिमी तो पूर्वी पाकिस्तान कहाँ है? उन्नीस सौ इकहत्तर में बनाया शायद ये तो, पूर्वी तो है ना। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। पाकिस्तान संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के बृहत्तर भाग, भावलपुर स्टेट और भारतीय देशी राज्य। पाकिस्तान संपूर्ण सिंध। पाकिस्तान कौन कौन से आ रहे हैं? संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के
72 भाग बहावलपुर स्टेट, भारतीय देशी राज्य। त्रिवेंद्रम कोचीन, त्रावणकोर कालीकट, है ना। पांडिचेरी मद्रास नेल्लोर, ये मद्रास है, ये मैसूर है। गोवा बम्बई पुणे हैदराबाद विशाखापट्टनम। कटक उड़ीसा। कलकत्ता। मध्य प्रांत नागपुर। मध्य भारत भोपाल इंदौर जबलपुर। भोपाल इंदौर, है ना। इलाहाबाद जबलपुर अहमदाबाद वडोदरा गुजरात हैदराबाद। ये कौन सा हैदराबाद है भाई? हैदराबाद ये अलग है, पाकिस्तान में है। बाड़मेर जैसलमेर राजपूताना मथुरा जयपुर अजमेर आगरा अलीगढ़ दिल्ली पंजाब, है ना। नेपाल सिक्किम भूटान पनेका पटना शिलांग ढाका इम्फाल मांडले। चीन श्याम मोले में रंगून यहाँ है भाई। श्याम शायद मलेशिया को कहा गया है। श्याम मलेशिया। श्याम यहाँ पर मैम में आ रहा है। श्याम के नाम से किसे कहा गया है? म्यांमार मलेशिया कंबोडिया। म्यांमार है शायद। चटगाम मांडले यहाँ है भाई। मांडले रंगून, ठीक। इम्फाल यहाँ है ना। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अहमदाबाद बड़ौदा दिल्ली अलीगढ़ आगरा लाहौर रावलपिंडी अमृतसर जालंधर। सन 1947 का भारत। आगे चलते हैं। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति भूगोल अथवा जातीयताओं यानी कि एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड उत्तराखंड झारखंड जैसे राज्य शामिल है। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति भूगोल अथवा जातीयताओं यानी कि एथनिसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं जातीयताओं को, एथनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। नागालैंड उत्तराखंड और झारखंड। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। यह है वही राजनीतिक।
भारत का राजनीतिक। लद्दाख, लेह, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना। इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है। गांधीनगर गुजरात, बांग्लादेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, तमिलनाडु पांडिचेरी, तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल की है तिरुवनंतपुरम, माहे पांडुचेरी, है ना, यानम पुडुचेरी, ओडिशा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, मणिपुर कोहिमा, नागालैंड इम्फाल, है ना, फिर असम दिसपुर। आगे चलते हैं। भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण करने के दूसरे उपाय किए गए। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा का हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी को राजभाषा माना गया, सिर्फ 40% हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। ये बात समझ में। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण करने के दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 21, 22, 28 कुछ ऐसे, है ना, 21 भाषाओं को। केंद्र सरकार के किसी पक्ष का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को इनको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान को अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। सही है भाई, लचीला। अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। गैर हिंदी भाषी प्रदेश ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी
हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। गठबंधन सरकार क्या है? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। अब है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल है ना और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रह रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। सही है, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्कालवाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तत्कालवाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं। राज्य कुछ शक्तियाँ मांग रहे हैं। राज्यों की शक्तियाँ गठबंधन सरकार की कुर्सी। ये होती है गठबंधन सरकार। कोई सा भी पटाखा चल सकता है। यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ शक्तियाँ दे दो? क्या राज्यों को किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखें? आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? हिंदी ही क्यों, बांग्ला या तेलुगु क्यों नहीं हिंदी अपनाएं? हिंदी ही क्यों, बांग्ला या तेलुगु क्यों नहीं? यह भी सही है। हिंदी और इंग्लिश कोई ज़्यादा बोलते हैं, बांग्ला और तेलुगु का प्रतिशत कम है बोलने वालों का, ठीक है ना। इस वजह से उत्तर वाले जो राज्य हैं वो ज़्यादातर उत्तर भाषी है, जो सभी हिंदी भाषी है। दक्षिण के जो राज्य हैं जो इंग्लिश है ना, अंग्रेजी भाषी।
या फिर तेलुगु, तमिल वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। भारत की भाषाई विविधता। भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। आप भाषाओं की गिनती, इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया है। 1300 से ज़्यादा। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है ना। भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। और इसी कारण उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी की सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। कितना परसेंट है हिंदी का? 44 मातृभाषा है 44% लोगों की। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए, है ना, तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। अच्छा, 0.02। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। जब 44% लोग 2011 में 50% से कम ही थी जानने वालों की संख्या। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाएं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाले एक नक्शा बनाएं। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो इस सूची में नहीं है। भारत की अनुसूचित भाषाएं बोलने वालों का अनुपात यानी परसेंटेज। अब सबसे ज़्यादा किसका है? हिंदी का। हिंदी के बाद में किसका है? हिंदी के बाद में 8 कौन का है? बांग्ला है भाई। एक एक को लेते हैं चल। असमिया 1.26, बांग्ला 8.3, असमिया 1.26, बांग्ला 8.03, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63, कन्नड़ 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15। देश का परसेंट है।
मराठी 6.86, नेपाली 0.24, ओडिशा 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत नगण्य, संथाली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19। અને असमिया बांग्ला। इसके बाद में गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, मलयालम, मराठी 6.86, ओडिशा 3.10, पंजाबी 2.74, संथाली, सिंधी, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19। मराठी 6.86। तो सबसे ज़्यादा किस्में हैं, बांग्ला है, बांग्ला के बाद में मराठी नहीं, ये है ना, ये 6.70 क्या है, तेलुगु। हाँ, तो मराठी है 6.86, मराठी के बाद में तेलुगु, फिर तमिल। है भाई, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। 1 नवंबर 2006 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। कब? 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। अपने दौर में और अपने तरीक़ों से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। यानी कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। अगर ये जो 1956 वाला सिस्टम किया है ना, ये अगर 1947 में कर दिया जाता ना तो देश का बंटवारा नहीं होता। भाई उनको कुछ स्वतंत्रता अधिकार दे दिए जाते, ठीक है ना। जैसे राज्यों का सिस्टम, ऐसे ही पाकिस्तान का भी राज्यों की श्रेणी में बना दिया जाता, उनको कुछ अधिकार दे दिए जाते तो देश अलग नहीं होता। लेकिन उन्होंने मना कर दी इस वजह से। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़, भाषा के उसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़, भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में सवाल कूद रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु मराठी बगैर बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र। सही बात है। हाँ, तो वो वाला ही सिस्टम है जो 1956 में किया है ना, ये पहले करना चाहिए था। ये 1947 में, तो पाकिस्तान अलग देश नहीं बनता।
सही है। अपने राज्य या अन्य किसी देश, अन्य किसी ऐसे राज्य को उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी लिखें। ठीक है, कुछ चिढ़ा थोड़ी है, कुछ नहीं है। भारत में विकेंद्रीकरण कितना रहा है पाठ? भारत में विकेंद्रीकरण हो गया। और क्या? भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण, इसको पढ़ेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।